तो देखो दोस्तों, मैं पहले ही पूरी सच्चाई के साथ बता देता हूँ, फुल मूवी आपको YouTube पे नहीं मिलने वाली, ठीक है। फैंटास्टिक 4 आप सर्च कर रहे हो YouTube पे, अच्छी बात है, पर इसकी फुल मूवी YouTube पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि यार देखो कॉपीराइट होते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक होती है। हाँ, अगर आप जुगाड़ के थ्रू देखना चाहते हो आप देख सकते हो, बट YouTube पे अगर आप सर्च कर रहे हो और यहाँ उम्मीद कर रहे हो कि यहाँ फुल मूवी मिलेगी, तो भाई सब क्लिक बेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी जेन्युइनली आपको फुल मूवी नहीं देगा, क्योंकि नहीं आएगी, और अगर किसी ने अपलोड की होगी वो भी डिलीट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको फुल मूवी नहीं मिलने वाली। तो अब क्या करें, देखो मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। पता क्या है, अगर आपको स्टोरी जाननी है, मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1 घंटे की वीडियो कहाँ देखें फिर हम। देखो भाई, लास्ट के 20 मिनट देखो, उसमें मैंने फैंटास्टिक 4 जो न्यू मूवी आई है वो एक्सप्लेन की है स्टार्ट टू एंड, विद पोस्ट क्रेडिट सीन एंड विद फ्यूचर, कि इसका आगे होगा क्या, इसके नेक्स्ट पार्ट क्या आएंगे। तो अगर आपको अपने फ्रेंड ग्रुप में बताना है कि मैंने मूवी देख ली और ये उसकी स्टोरी थी और मुझे समझ भी आ गई और मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन भी देख लिया और आगे फ्यूचर भी मुझे पता है, तो ठीक है, आप वो देखो एक्सप्लेनेशन, वहाँ मैंने बहुत बारीकी से और बढ़िया एक्सप्लेन किया है। फिर आप सोचोगे कि यार ये बाकी 1 घंटे का मटेरियल क्या है। देखो यहाँ पर मैंने फैंटास्टिक 4 OG फैंस कार्ड देते हुए कहती है कि अगर लॉन्च की प्रिपरेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। रीड कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारा नंबर आज भी याद है। सू जवाब देती है, मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। ओहो। रीड बात काटते हुए कहता है कि अगर इस मिशन के लिए पायलट की ज़रूरत है तो बेन तैयार है। सू कहती है, हमारे पास अपना पायलट है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें ज़रूर मौका दिया जाएगा। फिर हमें जॉनी स्ट्रोम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो सू का भाई है और एक पायलट है। उसे देखकर मुझे लिटरली कैप्टन अमेरिका की याद आती है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले ही एक्टर क्रिस इवांस है। चारों रीड, सू, जॉनी एंड बेन विक्टर के स्पेसशिप से उसके स्पेस स्टेशन तक चले जाते हैं। उसके साथ डॉक्टर डूम भी होता है। तभी बेन स्पेस सूट पहनकर स्पेस में चला जाता है कुछ सैंपल लाने के लिए। कुछ मिसकैलकुलेशन की वजह से कॉस्मिक स्ट्रोम वक्त से पहले ही आ जाता है और वो पांचों उस स्ट्रोम के एक्सपोजर में आ जाते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो वो सभी हॉस्पिटल में सही सलामत होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में कुछ माइनर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जॉनी की बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता है। उधर बेन रीड को समझा रहा है कि तुम सू के लिए परफेक्ट हो, लेकिन रीड कहता है नहीं, विक्टर उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसके पास पावर एंड मनी है। रीड मानता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर सीन जॉनी की तरफ शिफ्ट होता है, जो आइस स्केटिंग कर रहा होता है अपनी नर्स के साथ फ्लर्ट करते हुए। उसकी बॉडी में अचानक आग लग जाती है, लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता। अटेंशन की वजह से वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है, जहां उसकी बॉडी पूरे तरीके से फायर में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी नर्स ये देखकर शॉक में हो जाती है, मतलब बेन 10 वाली फीलिंग आ रही है यहाँ जब वो हीट ब्लास्ट बनता है। उधर रीड और सू एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां बेन की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। सू और रीड को अपनी पावर्स के बारे में पता चलता है। सू की पावर्स थी वो इनविजिबल हो जाती है और फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है। रीड अपनी बॉडी को अनलिमिटेड स्ट्रेच कर सकता था और किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता था। जॉनी फायर में कन्वर्ट हो सकता था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कॉस्मिक स्ट्रोम से टकराने की वजह से उनकी DNA में चेंजेस हो रहे थे। इसका सबसे ज़्यादा असर बेन पर हुआ था। वो अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। थोड़ी देर में बेन रॉक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके पास ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ होती है। इसे सू और जॉनी बेन को ढूंढने रूम में जाते हैं, जहां वो दीवार तोड़कर भाग चुका होता है और अपनी वाइफ के पास चला जाता है। बेन की वाइफ उसे देखकर बहुत डर जाती है और उसे छोड़कर भाग जाती है, जो कभी कहती थी कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तब क्या बोल सकते हैं हम इसके ऊपर। बैक टू दी स्टोरी।
ये सब होने के बाद बेन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और एक ब्रिज के पास बैठ जाता है। वहाँ एक आदमी सुसाइड करने के लिए आता है, लेकिन बेन का चेहरा देखकर डर जाता है और भाग जाता है। भागते हुए वो रोड पर गिर जाता है। बेन उसे बचाने के लिए बीच में आता है और एक ट्रक से टकरा जाता है, जिसकी वजह से पीछे से आ रही गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी रीड, सू और जॉनी वहां आते हैं और अपनी पावर से लोगों की जान बचाने लगते हैं। सामने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही थी, लेकिन उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। तभी बेन अपनी स्ट्रेंथ से गाड़ी को नीचे गिरने से बचा लेता है। वहाँ के लोग ये देखकर उन्हें चीयर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें सुपर हीरोज समझने लगते हैं। बेन की वाइफ भी वहाँ आती है और अपनी वेडिंग रिंग नीचे रख कर चली जाती है। बेन ये देखकर और ज़्यादा अपसेट, आई एम सॉरी, रीड उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नॉर्मल बना दूंगा। रीड समझ जाता है कि बेन का कट गया। रीड समझ आता है कि वो बेन जो है वो अपनी पावर से बहुत ज़्यादा अपसेट है और रीड को भी ये नए चेंजेस कुछ नहीं भा रहे थे, तो वो सबको नॉर्मल करना चाहता था। इतना कुछ होने के बाद ये चारों पॉपुलर होने लगते हैं और फैंटास्टिक फोर के नाम से जाने जाते हैं, जिनका लीडर रीड होता है। रीड को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो चारों लैब में जाते हैं और अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को स्टडी करते हैं, अपनी पावर्स को समझने की कोशिश करते हैं। रीड कुछ स्पेशल सूट्स लाता है जो उनकी पावर्स के साथ अडेप्टेड होते हैं, क्योंकि ये सूट भी कॉस्मिक स्टॉर्म के एक्सपोजर में आए थे। इधर विक्टर में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो धीरे धीरे मेटल में कन्वर्ट होने लगता है। वो बेन को ब्लेम करता है क्योंकि उसने रीड के मिशन के लिए अपने सारे फंड्स दांव पर लगा लिए थे। वो एक डॉक्टर के पास जाता है टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन विक्टर उसे मना कर देता है क्योंकि वो डिजीज कंट्रोल को ये बात बताने वाला था। विक्टर नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले। वो अपनी पावर से बहुत पावरफुल महसूस करने लगा था। उधर सू और रीड जॉनी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक में अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना करे, लेकिन वो नहीं मानता। वो एक बाइक स्टंट शो में चला जाता है जहाँ इम्प्रेस करने के चक्कर में वो स्टंट करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो सबके सामने फायर में कन्वर्ट हो जाता है। लोग उसे चीयर करने लगते हैं। मीडिया वहाँ आ जाती है और जॉनी का इंटरव्यू लेने लगती है। मीडिया उसकी टीम का सुपर हीरो नेम पूछती है। जॉनी कहता है कि लोग उसे ह्यूमन टॉर्च कहते हैं। रीड को मिस्टर फैंटास्टिक, सू को इनविजिबल वुमन और बेन को द थिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाकी टीम मेंबर को ये अच्छा नहीं लगता। वो जॉनी को समझाने जाते हैं, जहाँ बेन गुस्से में जॉनी की गाड़ी को तोड़ मड़ोड़ कर उसे फेंक देता है। जॉनी कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी पावर्स परमानेंट नहीं है, हम नॉर्मल हो सकते हैं। जॉनी ताने मारते हुए कहता है कि वो बेन की तरह रॉक नहीं दिखता। बेन गुस्से में जॉनी को पंच मार देता है। दोनों में फाइट होने लगती है। सू बीच में आकर उन्हें रोकती है। बेन गुस्से में वहां से चला जाता है। सू बेन को समझाती है। बेन कहता है मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मेरे पास पेशेंस नहीं है, मैं अब नॉर्मल होना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रीड अपना पूरा एफर्ट लगा रहा था, स्ट्रॉम मशीन बनाने में जुट गया था, जिससे वो सब वापस से नॉर्मल हो सके। उधर विक्टर रीड से रिवेंज लेने का प्लान बना रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से सू उसे छोड़कर चली गई। विक्टर बेन के पास जाता है और उसे मैनिपुलेट करने लगता है। कहता है कि रीड तुम्हें नॉर्मल बनाने में इतना टाइम इसलिए लगा रहा है ताकि वो सू के साथ ज़्यादा टाइम बिता सके, उसे तुम्हारी कोई केयर नहीं है। बेन विक्टर की बातों में आ जाता है और रीड के पास जाता है। वहाँ वो देखता है कि रीड और सू साथ है। बेन गुस्से में कहता है तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम मुझे जल्दी नॉर्मल करने वाले थे। रीड कहता है हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बेन को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता है। वो रीड से फाइट करने लगता है। रीड अपनी पावर से उसे काम करता है। बेन वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि वो रीड के साथ नहीं है। रीड इस बात से बहुत अपसेट हो जाता और खुद उस स्टॉर्म मशीन में चला जाता है ये चेक करने के लिए कि वो वर्क कर रही है या नहीं, लेकिन मशीन वर्क नहीं कर रही क्योंकि स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा पावर चाहिए। विक्टर सीसीटीवी में ये सब देख रहा होता है। वो बेन को
लोड करता है और उसे स्ट्रो मशीन में ले जाता है। विक्टर कहता है मैं तुम्हें नॉर्मल बना दूंगा। पहले बेन को ट्रस्ट नहीं होता लेकिन बाद में वो मान जाता है। विक्टर मशीन स्टार्ट कर देता है और अपनी पावर से उसकी पावर्स इंक्रीज कर देता है। बेन नॉर्मल हो जाता है। बेन खुश होकर विक्टर से कहता है ये मशीन तुम्हें भी नॉर्मल बना सकती है, लेकिन विक्टर का ट्रू फेस सामने आता है। वो नॉर्मल नहीं होना चाहता क्योंकि उसे अनलिमिटेड पावर मिल चुकी थी। वो बेन को पंच मारकर अनकॉन्शियस कर देता। विक्टर रीड को शॉक देता है। रीड की रबर लाइक बॉडी गर्म होने की वजह से मेल्ट होने लगती है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। विक्टर अपने फेस को स्टील मास्क से कवर कर लेता है और रीड को अपने साथ ले जाता है। उसे कूलिंग मशीन से एक्सट्रीमली लेवल तक फ्रीज कर लेता है। साथ ही वो एक टो मिसाइल रीड के बाकी टीम मेंबर्स की तरफ फायर कर देता है। मैनवाइल सू और जॉनी बेन के पास जाते हैं और उसे कॉन्शियस करते हैं। बेन को अपनी गलती का एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है। सू और जॉनी मिसाइल को अपनी तरफ आते देखते हैं। जॉनी बिल्डिंग से कूद जाता है और नीचे गिरने से पहले फायर में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाइल उसका पीछा करती है। वो किसी तरीके से मिसाइल को एक ब्रिकेज से टकराता है और अपनी जान बचा लेता है। सू रीड को बचाने जाती है। बेन रीड की हेल्प नहीं करता क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है, लेकिन वो फिर से स्ट्रो मशीन में जाता है जिससे उसकी पावर्स वापस आ जाती है। सू रीड के पास आती है। कूलिंग मशीन से उसका हाथ खोलने लगती है। वो इनविजिबल होती है, लेकिन विक्टर समझ जाता है कि सू है। सू विक्टर को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता और सू पर अटैक कर देता है। तभी बेन आता है। विक्टर को एक पावरफुल पंच मारकर उसे दूर कुछ देर के लिए काम कर देता है। वो रीड को मशीन से निकालने लगता है लेकिन विक्टर फिर से अटैक करने लगता है। बेन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। विक्टर एक डंप ट्रक को उठाकर फेंक देता है लेकिन बेन को इससे कोई विक्टर बेन को अपनी पावर से नीचे गिरा देता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी रीड, सू और जॉनी वहां आ जाते हैं। विक्टर अपने आसपास की सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। रीड अपनी स्ट्रेच पावर से विक्टर को अपने से रैप कर देता है और जॉनी को सुपरनोवा करने को कहता है। जॉनी अपनी पूरी पावर से विक्टर को फायर से घेर लेता है। सूजन अपनी फोर्स फील्ड से सारी कॉन्सेंट्रेट करती है जिससे विक्टर बहुत हॉट हो जाता है। तभी बेन उसे वाटर से कूल कर देता है, जिसकी वजह से विक्टर फ्रीज होकर स्टैच्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फैंटास्टिक फोर टीम वर्क के साथ विक्टर को डिफीट कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां फैंटास्टिक फोर की सक्सेस पार्टी चल रही थी। रीड सू को प्रपोज करता है और सू एक्सेप्ट कर लेती है। एंड में दिखाया जाता है कि विक्टर जो स्टैच्यू में कन्वर्ट हो चुका था उसे कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। वो कंटेनर एक ट्रांसपोर्ट शिप में रखा होता है जो लथवेरिया जा रही होती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दिस इज इट। कैसी लगी आपको फैंटास्टिक फोर के पार्ट 1 की कहानी? आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में बताना। देखो थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्योंकि जो फैंटास्टिक फोर है, जो इसका पार्ट 1 है, ये काफ़ी पहले आया था 2005 में और इसकी जो कहानी थी वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थी। ये 20th सेंचुरी फॉक्स के अंडर ये मूवी बनी थी और जब ये मूवी आई थी 2005 में, देखो जो 20th सेंचुरी फॉक्स था वो ऑलरेडी तब एक्समैन जैसी मूवीज़ को बनाना स्टार्ट कर चुका था। एक्समैन जैसी मूवीज़ को बनाने की वजह से देखो उसे सुपर हीरो मूवीज़ में इंटरेस्ट आने लगा था। और इतना ही नहीं, तब सुपर हीरो जॉनरा बहुत नया था। तब मार्वल यूनिवर्स नहीं बना था क्योंकि मार्वल यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है 2008 से और एमसीयू ने गति पकड़ी थी लगभग अवेंजर्स मूवी आने के बाद। और तब से सुपर हीरो मूवीज़ को मतलब एक बड़ी लेवल पे अप्रोच मिलनी स्टार्ट हुई थी और एक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया था, एक यूनिवर्स क्रिएट करने का, सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का। पर उससे पहले मूवीज़ ट्रिलॉजी में बनती थी या रैंडमली बनती थी या सीक्वल प्रीक्वल ही बनते थे, ठीक है। तो तब ये मूवी आई थी एंड तब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन इतना ज़्यादा अच्छा कि इसका पार्ट 2 भी हमें
साथ में ही देखने को मिल गया, जिसका था राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, ऐसा जैसा नाम था कुछ, जिसमें हमें सिल्वर सर्फर देखने को मिलता है, गैलेक्टस देखने को मिलता है जो अर्थ को कंज्यूम करने के लिए आता है। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सेम कहानी वैसी ही हो गई ना जैसी नई फैंटास्टिक फोर की है, क्योंकि जो नई फैंटास्टिक फोर आई है उसमें भी देखो सेम ही सिनेरियोज है कि गैलेक्टस आ रहा है अर्थ को खाने के लिए, और पहले उसका जो दास है, दास ही कहेंगे हम यहाँ पर, सिल्वर सर्फर, वो अर्थ पर आता है माहौल बनाने के लिए कि भाई गैलेक्टस आने वाला है खाने के लिए तुमको, तो थोड़ा समझ लो, आखिरी अलविदा कर लो अपने जिसको करना है, ठीक है। पर भाई इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो फैंटास्टिक फोर ये वाली है ना और फैंटास्टिक वो वाली, इसका कोर कॉन्सेप्ट देखने में सिमिलर लगता है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें सूजन स्टॉर्म का बेटा भी हो जाता है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि खेल खेल में एक यूनिवर्स को क्रिएट कर देता है। जी हाँ, खेल खेल में एक यूनिवर्स बना देता है, तो उसमें वो हमें दिखाया गया है। और बेसिक कहानी उसकी भी यही थी, बट धीरे धीरे करके उसमें जो ट्विस्ट आते हैं उससे गैलेक्टस का माइंड चेंज हो जाता है, और अब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आता, वो यहाँ सूजन स्टॉर्म का बेटा लेने आता है, ठीक है, क्योंकि उसे लगता है वो इतना सा पावरफुल है कि वो उसकी जगह ले सकता है, और उसे लगता भी सही है। पर ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर की टीम यहाँ पर जो सूजन स्टॉर्म एंड मिस्टर फैंटास्टिक है, ये अपना बच्चा थोड़ी ना देने वाले हैं, तो ये नहीं देते हैं, और इसी के रिलेटेड वो मूवी है, तो कॉन्सेप्ट इन दोनों का अलग हो जाता है, बट काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं कहूँगा कि वो मूवी एक बार ज़रूर देखो, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी बनाई है, यहीं आपको आगे जैसे मिल जाएगी, तो आप वो चेकआउट कर लेना, वो बहुत बढ़िया मूवी है, ठीक है। हाँ, मार्वल ने एक बहुत लंबे अरसे बाद एक अच्छी मूवी निकाली है, तो यार उसको बेशक देखो, मैं तो कहता हूँ देख ही लो, क्योंकि जेन्युइनली वो मूवी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और जो ये वाली मूवी भी थी, आपको लगा होगा कि यार इसकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थी, बहुत ज़्यादा बेसिक थी, तो दोस्तों ये होना ही था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि तब बजट की हद से ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और ऑब्वियसली अगर बजट की प्रॉब्लम होगी तो समझिए आप बात कि यहाँ पर मूवी को उतना लंबा नहीं खींचेगी और उतना ज़्यादा हाई लेवल पे VFX भी नहीं देंगे, और साथ ही में मूवी की स्टोरी को भी ग्राउंडेड रखा जाएगा। पर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बजट को थोड़ा बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछली वाली मूवी की वजह से इन्होंने पोटेंशियल देख लिया इसका बॉक्स ऑफिस पे। पर फिर क्या होता है, देखो अगली मूवी आती है, अगली मूवी लगभग डिसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है, बट इसका पार्ट 3 नहीं बनाते, ये ट्रायलॉजी नहीं बनती, इसकी 2 ही मूवीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी पहली मूवी एंड इसका सीक्वल, ये ट्रिलॉजी कभी बन नहीं पाती कुछ कारणों की वजह से, और फिर पता नहीं ये स्टूडियोज़ वाले क्या सोचकर इसका एक रीबूट बना देते हैं, जी हाँ, जो 2012 के आसपास आता है या ऐसे जैसे ही आता है, जिसमें कि जो स्टोरी थी वो भी सेम ही रखी है, क्योंकि रीबूट है, बट ना तो कैरेक्टर डिज़ाइन लोगों को पसंद आए, ना तो स्टोरी पसंद आई, ना तो जो कैरेक्टर्स के आर्क थे, ना ही उनकी मोटिवेशन, ना ही कहानी में कुछ मज़ा आ रहा था, VFX भी बस देखने मात्र थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे पर्सनली भी वो मूवी पसंद नहीं आई, एंड बाकी लोग जिन्होंने भी देखी उनको भी ज़्यादातर वो पसंद नहीं आई, क्रिटिकली भी वो मूवी फ्लॉप रही, बॉक्स ऑफिस पे तो वो फ्लॉप थी ही। तो उस मूवी का एक्सप्लेनेशन शायद मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखो उसकी कहानी तो सिमिलर ही है 1 वाली से, उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ऊपर से वो फ्लॉप थी, और उसकी कहानी कुछ बहुत बढ़िया भी नहीं है, उसकी स्टार कास्ट भी ओके ही थी। घूम फिर के वो वाली मूवी ऑलमोस्ट सबसे वर्स्ट फैंटास्टिक फोर की मूवी थी, लाइव एक्शन अडेप्टेशन जो अभी तक आया हो। बट आपका क्या ओपिनियन है उस चीज़ के बारे में, वो भी आप अवश्य कमेंट। खैर, बहरहाल अब जो मैंने कहा एक्सप्लेनेशन इस मूवी की और यही था। बाकी अगर बात करूँ मैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो देखो इस मूवी में ना तो कोई मिड क्रेडिट सीन था, ना ही कोई पोस्ट क्रेडिट सीन था, बस एक हैप्पी एंडिंग थी इस मूवी की, क्योंकि देखो वो दौर ही ऐसा था, तब कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं आते थे, जैसा कि रिसेंट वाली जो अपनी मूवी है ना, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन आया है, देखने में बहुत अच्छा है और जेन्युइनली है भी बहुत अच्छा, ठीक है। उसके जो नई फैंटास्टिक फोर मूवी आई है उसका पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत बढ़िया है, जिसकी डिस्कशन अपन अभी कर लेते हैं। अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो यहाँ से स्किप कर देना इस चीज़ को, ठीक है। तो जो अपनी नई लेटेस्ट फैंटास्टिक फोर मूवी आई ना, उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो बवाल मचा देता है, क्योंकि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि जो डॉक्टर डूम है वो आ जाता है। कैसे आता है, देखो सीन की शुरुआत होती है पैक्सटर बिल्डिंग में, जो सूजन स्टॉर्म है वो बैठी हुई थी फ्रैंकलिन रिचर्ड अपने बेटे के साथ, और उसे एक बुक पढ़ा रही थी।
तभी हम अचानक ये नोटिस करते हैं कि जो सूजन स्ट्रोम है वो ऊपर जाती है, ऊपर वाली मंजिल में उसे एक दूसरी बुक लानी थी और उसे अपने बेटे को वो पढ़ानी थी। और ये ज़्यादा सारा जो सीन है ना, ये 4 साल बाद हो रहा है उस इवेंट से जब गैलेक्टस इनके अर्थ पे आया था एंड एक्सेट्रा चीज़ें हुई थी, ठीक है। 4 साल आगे हो चुका है टाइम। तो जैसे ही वो ऊपर जाती है और उसे उनका हर्वी यानी कि उनका जो रोबोट असिस्टेंट है वो मिलता है, उससे बातचीत करती है और फिर बुक चेंज करती है। पर तभी उसे एहसास होता है एक डिफरेंट एनर्जी का और एक साउंड का, एक पोर्टल ओपन होने वाले साउंड का। वो तुरंत समझ जाती है ये कोई थ्रेट ही है। वो जल्दी से अपनी फोर्स फील्ड एक्टिव करती है और नीचे चली जाती है। तो वो क्या देखती है, एक ग्रीन हुड में एक बहुत डरावना शख्स उसके बेटे के सामने बैठा हुआ था और उसका जो बेटा है फ्रैंकलिन वो उस शख्स के पास जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है और उसके फेस को टच भी कर देता है। उस शख्स के हाथ में, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में एक मास्क होता है, लोहे का मास्क, जो कि आयरन मैन वाली वाइब दे रहा था। बट वो आयरन मैन के डिज़ाइन वाला सिमिलर नहीं था और सिल्वर कलर का था, जैसा कि ओरिजिनल डॉक्टर डूम का क्लासिक लुक होता है, बिल्कुल वैसा ही एंड सिमिलर हमें वो चीज़ देखने को मिलती है वहाँ पे। अब वो क्यों आया था, क्योंकि यहीं पर सीन ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, स्क्रीन पे लिखा आता है कि द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे एंड यप, यहीं पर सीन ख़त्म हो जाता है। इतना ही था जो भी था। तो ये क्या हुआ, ये अचानक क्या हुआ? देखो बात पता क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जो एंड क्रेडिट सीन था उसमें डॉक्टर डूम हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। बट एक चीज़ जो थी, जो नहीं दिखाई गई, वो है डॉक्टर डूम का फेस। हम सभी को पता है कि RDJ ही नहीं डॉक्टर डूम होने वाले, ये ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। कॉमिक कॉन में भी ये सब चीज़ें हो चुकी है ऑफिशियली कंफर्म। पर दिक्कत पता क्या है कि हमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक नहीं देखने को मिला, हमें बस उसको पीछे से दिखाया गया, उसकी पीठ को ही, ठीक है, और उसके कॉस्ट्यूम को ही आधा दिखाया गया और उसका पूरा लुक हमने देखा ही नहीं। उसका मास्क भी हाफ हमें देखने को मिला, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ ये उठता है कि वो वहाँ आया क्यों था? क्या वो भी गैलेक्टस की तरह ही सूजन स्ट्रोम एंड मिस्टर फैंटास्टिक के बच्चे को लेने आया था क्योंकि उसमें इन्फिनाइट पावर है, या फिर उसका मकसद कुछ और था? क्योंकि फैन थ्योरीज ये बन रही है कि अगर वो उनके बच्चे को उठाने ही वहाँ आया तो वो उठा के निकल क्यों नहीं लिया, वो सूजन स्ट्रोम के लिए वहाँ क्यों रुका? क्या उसका भी सूजन स्ट्रोम के साथ कुछ रिलेशन है जैसा प्रीवियस स्टोरी में डॉक्टर डूम का था, या ऐसा बिल्कुल नहीं है? डॉक्टर डूम की कहानी यहाँ बहुत अलग है। या फिर वो दरअसल वहीं उनका वेट कर रहा था। जी हाँ, एक फैन थ्योरी ये भी कहती है कि वो वहाँ फ्रैंकलिन रिचर्ड के लिए नहीं, रीड रिचर्ड के लिए आया था। फ्रैंकलिन रिचर्ड तो उसने बस अपने पास इसलिए रखा ताकि वो ब्लैकमेल कर सके रीड रिचर्ड को। तो वो रीड रिचर्ड को ब्लैकमेल क्यों करना चाहता था भाई? देखो, वो एक काम कराने के लिए आया था रीड रिचर्ड से। जो डॉक्टर डूम है वो एक ऐसा स्पेसशिप बनाना चाहता था जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और मल्टीवर्सल ट्रैवल करने के लिए अगर कोई स्पेसशिप बनाना है तो उसे रीड रिचर्ड जैसे इंटेलिजेंट पर्सन की आवश्यकता है। अब रीड रिचर्ड तो ये समझ जाएगा कि उसके इरादे सही नहीं है, वो इससे बवाल मचा देगा, तो वो मना ही कर देगा और उसकी हेल्प नहीं करेगा, बस तक उसे रोकने की कोशिश भी करेगा। तो इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए डॉक्टर डूम ने पहले ही ये सोचा कि मैं सीधा ही डायरेक्ट इसके बच्चे को उठा लूँ, इसको किडनैप कर लूँ या फिर इसको अपने पास रख लूँ और उससे एक फरमाइश करूं कि भाई बना दे स्पेस मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाला स्पेसशिप। नहीं बनाएगा तो तेरा बच्चा गया, ठीक है। तो मे बी ये हो सकती है एक जेन्युइन फैन थ्योरी, बट फैन थ्योरीज काफ़ी सारी है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक चीज़ जो छूट जाती है यहाँ पर वो ये भी है कि गैलेक्टस को उन्होंने, जी हाँ, एक और स्पॉइलर है, हैवी स्पॉइलर। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है नई फैंटास्टिक फोर तो वो देख लेना, उसके बाद ही ये देखना। एक हैवी स्पॉइलर है कि इस मूवी के एंड में उनका प्लान ये होता है कि वो गैलेक्टस को तो नहीं हरा सके तो वो अर्थ को ही शिफ्ट कर देंगे किसी और जगह पर, ठीक है। पोर्टल की मदद से बहुत सारे टावर उन्होंने लगाए हैं तो वो टेलीपोर्ट कर देंगे अर्थ को बहुत दूर। पर देखो, सिल्वर सर्फर जो है, फीमेल सिल्वर सर्फर, वो उनका प्लान बर्बाद कर देती है, वो सारे के सारे उन टावर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फिर पता है वो क्या करते हैं, वो गैलेक्टस को ही किसी और यूनिवर्स में कहीं और शिफ्ट कर देते हैं कि वो वापस यहाँ पर आ ही नहीं सके उनके अर्थ में उसे कंज्यूम करने के लिए। और इस चीज़ में सिल्वर सर्फर भी लास्ट में उनकी मदद करती है और वो भी उसके साथ निकल लेती है, उसको धकेलते धकेलते हुए दूसरे यूनिवर्स में, ठीक है।
तो वो अब कई लाइट ईयर दूर किसी अदर यूनिवर्स में शिफ्ट हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या वो जो गैलेक्टस है वो मार्वल के MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन अर्थ में शिफ्ट हो गया? क्वेश्चनेबल थिंग है भाई, क्योंकि हल्की सी झलक हमें गैलेक्टस की दिखने को मिल चुकी है MCU में, हल्की झलक। पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल कर आता है कि फिर जो ये फैंटास्टिक फोर है ये हमें मेन MCU में देखने को कैसे मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की इनकी स्टोरी हमें दिखाई गई ऐसा लग रहा था ये मल्टीवर्स के किसी अनदर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, किसी और अर्थ पे। तो ये क्लैश कैसे करेंगे हमारे हीरो के साथ, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें बाद में ही पता लगेगी। बट ओवरऑल अब MCU के फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं कि एंडिंग क्या होगी भाई। क्योंकि यार देखो, थैनोस आया पहले, सबसे पहले तो अवेंजर्स की बात कर लेते हैं। 2012 में थैनोस की आर्मी से बैटल हुई, फिर अल्ट्रॉन आया, उसके बाद इन्फिनिटी वॉर हुई, फिर एंड गेम में थैनोस को निपटाया गया। देन थैनोस को निपटाने के बाद कैंग आ गया, कैंग की स्टोरी को रैप कर दिया गया, फिर अब डॉक्टर डूम आ गया। क्या MCU में नए नए थ्रेट आते ही रहेंगे और स्टोरी ऐसे आगे चलती रहेगी? पहले इन्फिनिटी सागा आया, अब मल्टीवर्स सागा आने वाला है और इसके बाद सीक्रेट वॉर्स भी होगी। परंतु एंड क्या होगा फिर इसका? देखो, बात पता क्या है, ये कहानी जा रही है बैटल वर्ल्ड की तरफ। एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट होगा जो कि डॉक्टर डूम बनाएगा, इनकर्जन होगा, यानी कि दो अर्थ डिफरेंट यूनिवर्स के टकराएंगे। अर्थ ही क्यों टकरा रहे हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो एक एंकर प्लेनेट है हर एक यूनिवर्स का। तो अर्थ टकराएंगे, इसके हीरोज फाइट करेंगे और लास्ट में एक अर्थ बचेगा और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड देन एक बैटल वर्ल्ड बनेगा। बैटल वर्ल्ड का जो गॉड होगा वो होगा डॉक्टर डूम, एंड हमें देखने को मिलेगा फाइनली गॉड एम्परर डूम। एंड यहाँ पर फिर मॉलिक्यूलर मैन आएंगे, बियॉन्डर की पावर्स होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड एट द एंड सब कुछ तबाह हो जाएगा और एक पूरा का पूरा जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पूरा ये मल्टीवर्स यूनिवर्स है ये सब खत्म होके पहले से स्टार्ट होगा। जी हाँ, सीक्रेट वॉर्स के एंड तक ये सब चीज़ें निपट जाएंगी और एंड में पूरा का पूरा मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स खत्म हो जाएगा और ये सॉफ्ट रीबूट होगा इसके लिए। और पहले से हमें कैप्टन अमेरिका की मूवी देखने को मिलेगी नए फेसेस के साथ, स्पाइडरमैन की, आयरन मैन की एंड एक्सेट्रा, थॉर की, और नई कास्टिंग होगी, नई स्टोरी होगी। बेशक ओरिजिन वही हो बट स्टोरी डिफरेंट होगी और स्टोरी में हमें नए एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे, नई चीज़ें होंगी। क्योंकि आपको भी लगेगा कि यार कितनी बार ही कैप्टन अमेरिका की मूवी देख लें, नहीं, इस बार एडवेंचर अलग होगी, स्टोरी अलग होगी। जैसे मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन था, वो लोगों को पसंद आया, फिर सुपरमैन मूवी आई, लोगों ने कहा कि वो क्या ही हो जाएगा। हमने सुपरमैन को काफ़ी देख लिया है बट हमें सुपरमैन की कहानी को एक नए तरीके से, नए एडवेंचर्स के साथ दिखाया गया जो कि बहुत अच्छा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखो, लिमिटेशंस बहुत सारी है, दायरा बहुत बड़ा है, बस क्रिएटिविटी होनी चाहिए बंदे में, ठीक है। तो ये थी एक वीडियो जहाँ पर मैंने आपको फैंटास्टिक फोर जो पहली आई थी 2005 उसके बारे में बताया नई फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिस्कस किया हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर। नाउ अब कुछ और बात कर लेते हैं। कोई तो बात रही होगी ना इसमें, तो यार ये OG फैंटास्टिक फोर है, इसको मिस मत करना, बहुत अच्छी है। सो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं एक एनर्जी एक प्लेनेट को तबाह करने के बाद हमारी पृथ्वी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। जब वो देखना चाहेंगे, और ऐसा हुआ भी, बहुत से फैन उन्हें देखने और उनकी शादी को अटेंड करने जाना चाहते थे। जॉनी 153 को भी लेकर आता है। वहाँ एक रिपोर्टर उससे पूछती है, ह्यूमन टॉर्च, क्या तुम्हें डेट पर ले जाना फन होगा? तो वो कहता है, फायर प्रूफ चाहिए। सारे लोग शादी में पहुँचते थे लेकिन सारे लोग शादी में पहुंच गए थे, लेकिन रिचर्ड अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। तभी द थिंग उसे वहां से ले जाने आता है और रिचर्ड अपनी शादी की हैप्पीनेस में फ्लोर पर लौटने लगता है, गिरने लगता है। मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट नहीं है बंदे को शादी की। अच्छा हाँ, सूजन स्ट्रोम जैसी पत्नी है तो अच्छी बात है, फिर क्यों ना हो एक्साइटमेंट। सूजन देखती है कि वह मिस्टीरियस मैन रिचर्ड की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाते हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी के लिए आया एक हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर वहां बैठी भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है। नो बिग डील, रिचर्ड अपनी लंबी बाहों से कई लोगों की जान बचा लेता है और सूरज सिर्फ आसमान में किसी के सामने झुकता है और कहता है, दूसरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, मैं जल्दी ही उसे आपको पेश करूंगा।
नाउ इंटरेस्टिंगली इनसेन। फिर सारे सुपर हीरोज की टीम जॉनी से पूछती है, अरे हर बार ये जॉनी से ही क्यों पूछती है? क्योंकि अगर आप मेन फैंटास्टिक फोर 1 मूवी देखो, स्पॉइलर अलर्ट, उसमें भी जो फीमेल फैंटास्टिक फोर है वो भी जॉनी से ही बात करती है और ये मेल भी जॉनी के पीछे ही पड़ा हुआ है। ये क्या सिस्टम है, क्या है जॉनी में ऐसा? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। जॉनी बताता है, नहीं हमें नहीं बताता, टीम को बताता है कि उसके इंसानों की तरह हाथ और पैर थे और वह पूरी तरीके से सिल्वर से बना हुआ था। उसके पास एक बोर्ड जैसी चीज़ थी जो अजीब आवाज़ करने के साथ साथ, फिर से डबल मीनिंग में मतलब, शायद उसे नेगेटिव करने में भी मदद कर रही थी। रिचर्ड कहता है कि वह जो कुछ भी था वह मैटर और एनर्जी की स्टेट को बदल सकता है और गैलेक्टस पृथ्वी को तबाह करने के कगार पर था। तभी सूजन मर जाती है। इसके बाद सिल्वर सर्फर को बहुत बुरा लगता है कि उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ दे दी। फिर सारे लोग रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सिल्वर सर्फर। एक मिनट, सूजन तो जो नई मूवी आई है, स्पॉइलर अलर्ट, सूजन स्टॉर्म, जी हाँ वो नई मूवी में भी मरती है। जिसके ऊपर अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे, बताता हूँ मैं आपको। फिलहाल यहाँ गेस करता हूँ मैं, क्या पता वो आगे जिंदा हो जाए। तो अपन थे सिल्वर सर्फर पे। तो सिल्वर सर्फर अपने बोर्ड को बुलाकर उस पर चढ़ जाता है। डबल मीनिंग मतलब बात को। वह अपनी पावर से सूजन को रिवाइव कर देता है। अरे रे रे, एक मिनट तो होने देता। सीन कुछ नहीं था, बस फाइनल एंडिंग थी। नाउ ओवरऑल इस मूवी में जो पार्ट 2 था और जो नई मूवी आई है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने बात की बीच बीच में भी कि जो जॉनी है कहीं ना कहीं सिल्वर सर्फर पहले जॉनी से ही मिलता है। उसमें भी जो सिल्वर सर्फर फीमेल होती है वो भी उसी से मिलती है और टकराव हो जाता है। एक क्वेश्चन भी निकल कर आता है कि सिल्वर सर्फर उसमें फीमेल क्यों है, इसमें मेल क्यों है? देखो, सबसे पहला लॉजिकल आंसर, क्योंकि देखो ये दोनों ही यूनिवर्स अलग अलग है। बेशक ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दोनों एग्जिस्ट कर सकते हो। ये जो 1 और 2 फैंटास्टिक फोर की मूवीज है 2005 और 7 वाली, मे बी ये एग्जिस्ट वहाँ ना करती हो या करती हो अब फॉक्स के मर्ज हो जाने के बाद, कुछ क्लियरली पता नहीं है। बट जिस तरीके से एक्समैन इंट्रोड्यूस हुए, मे बी ये भी इंट्रोड्यूस हो जाए, बट क्या ही कह सकते हैं। तो आफ्टर ऑल एक थ्योरी यही निकल कर आती है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस में जो सिल्वर सर्फर है वो मेल भी है फीमेल भी है, कोई प्रॉब्लम वाली या नई वाली। और आपके फेवरेट कौन से कैरेक्टर है, ये पुराने वाले या नए वाले? पर कुछ भी बोलो यार, जो क्रिस इवान है उनकी एज अ ह्यूमन डॉच यहाँ पर जो एक्टिंग है, अरे अद्भुत। और इसी से क्वेश्चन निकल कर आता है डेडपूल एक्स वुल्वरीन, जो कि ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन जाती है और एक्समैन को भी अब एमसीयू से जोड़ देती है। उसमें हमें देखने को मिला ह्यूमन टॉर्च। ये कौन सा वाला ह्यूमन टॉर्च था, यहाँ पर अब कन्फ्यूजन है। क्या ये हमारा मेन ह्यूमन टॉर्च है फॉक्स वाला जो हमें देखने को मिला, या ये कोई और था जिसे यहाँ वॉइड में बस ऐसे ही भेज दिया गया? देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसके डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। इसके 2 आंसर है, या तो ये वही वाला है, क्योंकि इसके चांसेस हाई इसलिए क्योंकि ये फॉक्स की यूनिवर्स से बिलोंग करता है और मुझे लगता है ये वही वाला है। परंतु फिर एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि यार ये वो वाला नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि वो एक मेन फैंटास्टिक फोर टीम का पार्ट है और इस तरीके से उसे डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देना ये जेन्युइन सही नहीं लगता। मे बी एलुमिनाटी की तरह, जैसे एलुमिनाटी में मिस्टर फैंटास्टिक थे वो कोई और थे, इससे रिलेटेड नहीं थे वो, जो हमारी मेन फैंटास्टिक फोर मूवी है पुरानी वाली ओरिजिनल ओजी फैंटास्टिक फोर मूवी, इसके मिस्टर फैंटास्टिक नहीं थे इस यूनिवर्स के। तो वैसे ही ये वाला जो जॉनी स्टॉर्म है, मे बी ये वाला हमारी मेन ओजी फैंटास्टिक फोर डुओलॉजी वाला जॉनी स्टॉर्म नहीं है, कैप्टन अमेरिका वाला, ये कोई और, ठीक है। तो ये इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है। बट आपका कुछ इतिहास में तो अमर हो ही गया कैप्टन अमेरिका प्ले करने के लिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलो शेयर कर ही देते हैं यहाँ पे। आपको पता होगा या शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो RDJ हैं उन्होंने क्रिस इवान को कन्विंस किया था। पहले वो कैप्टन अमेरिका का रोल नहीं करने वाले थे, बट RDJ के इंसिस्ट करने पे तो उन्होंने किया फिर। और हम सभी जानते हैं फिर क्या हुआ, किस तरीके से इन सभी कैरेक्टर्स ने, इन सभी
एक्टर्स ने इन कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पे दिखाया और इनमें जेन्युइन जान डाल दी। ऐसा लगा मानो ये कैरेक्टर इनके लिए ही बना था और ये एक्टर इसी कैरेक्टर के लिए बना था। बट आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे द्वारा बनाई गई ये छोटी सी बड़ी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। न्यू मूवी आई है ये फैंटास्टिक 4 और काफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं। कहानी की शुरुआत होती है रीड रिचर्ड और उसकी बीवी सूजन स्ट्रोम से, जहां सू को अभी अभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। रीड और सू प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करके हार मान चुके थे और इसीलिए ये खबर उनके लिए बहुत ही खुशी वाली थी। पर रीड सोच में पड़ जाता है कि कहीं हमारा यह बच्चा भी हमारी तरह स्पेशल पावर्स वाला ना हो। तो हमारे सामने आता है 4 साल पहले रीड का बेस्ट फ्रेंड पेन और सू का भाई जॉनी स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए गए थे, पर वहाँ उनकी शिप एक कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा जाती है जिससे उनके शरीर को पूरे तरीके से बदल दिया जाता है, जिससे उनका शरीर पूरे तरीके से बदल जाता है। उन लोगों में सुपर पावर्स आ जाती हैं। बेन की बॉडी रॉक जैसी बन जाती है, जॉनी का पूरा शरीर आग जैसा बन जाता है, उसे लोग ह्यूमन डॉज कहने लगते हैं। रीड की बॉडी रबर जैसी लग जाता है। उसने देखा कि स्पेस में कई प्लैनेट्स खत्म हो चुके हैं और उन सभी प्लैनेट्स में वो सिल्वर सर्फर जा चुकी है, वहाँ पर उसकी एनर्जी देखी जा रही है, मिल रही है। रीड कहता है कि इससे पहले गैलेक्टस यहाँ पहुँचे, हमें उस तक पहुँचना चाहिए। जॉनी कहता है कि उस लड़की ने मुझसे बात की थी, वो बहुत ही काइंड तरीके से कुछ बोलना चाहती थी, कुछ बोल रही थी, वो मेरे चेहरे के सामने थी। सबको पता चल गया कि जॉनी को वो लड़की पसंद आ गई। जॉनी ने सू को बताया कि स्पेस से आई ट्रांसमिशन, ऐसे एक ट्रांसमिशन बिल्कुल सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज वाली ही थी। जिसके बाद रीड जॉनी को उनके नए सूट दिखाता है। इन सूट्स के साथ जॉनी स्पेस में भी थोड़ी देर के लिए ह्यूमन टॉर्च बन पाएगा। फैंटास्टिक 4 की टीम फिर से एक बार स्पेस की ओर निकल पड़ती है। वो लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही फास्ट स्पेस में ट्रेवल कर पा रहे थे। सिल्वर सर्फर हीट सिग्नल्स ट्रैक करते हुए वो लोग एक प्लेनेट के पास पहुंचे और उनकी आंखों के सामने ही यह प्लेनेट तबाह होने लगा। वो इस प्लेनेट के और करीब जाते हैं। सू ने अपनी पावर से शिप को इनविजिबल कर दिया। उनकी आंखों के सामने ही प्लेनेट खत्म हो जाता है। उन लोगों को भी गैलेक्टस ने देख लिया। उनकी शिप गैलेक्टस की शिप की ओर जाने लगी। सिल्वर सर्फर शिप के अंदर आकर कहती है कि गैलेक्टस तुम सबको मिलना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फैंटास्टिक 4 सिल्वर सर्फर के पीछे पीछे गैलेक्टस की ओर जाते हैं। जॉनी सिल्वर सर्फर से पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन क्या कहा। सिल्वर सर्फर बताती है कि वो एक ब्लेसिंग थी कि अपनों के साथ मरो। जिसके बाद वह सभी गैलेक्टस के सामने पहुंचते हैं। गैलेक्टस एक बहुत ही ह्यूज कॉस्मिक एंटिटी था जिसे अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स को खाना पड़ता है। फैंटास्टिक 4 उसे देखकर पर मुझे उसके बदले तुम्हारा बच्चा चाहिए। वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है जो मेरी जगह लेकर मुझे आज़ाद कर सकता है। रीड बोल देता है नहीं, वो नॉर्मल है। जिस पर गैलेक्टस ने अपनी पावर्स का यूज़ किया और सू को दर्द होने लगा। उसका बच्चा जन्म लेने वाला था। जॉनी गैलेक्टस पर हमला कर देता है। वो सभी भागने की कोशिश करने लगते हैं। जॉनी ज़्यादा देर तक स्पेस में ह्यूमन टॉर्च नहीं बन सकता था। सू अपनी पावर्स का यूज़ कर सिल्वर सर्फर को दूर फेंकती है। किसी तरीके से वो लोग अपनी शिप पर पहुंचते हैं, पर सिल्वर सर्फर उनके पीछे ही होती है। वो एक बार तो सू के बच्चे तक पहुंच गए, पर वो लोग भागते हैं। सू ने जॉनी को कहा कि उसे मार डालो, वो तुम्हारे नेफ्यू के पीछे है। जॉनी ने सिल्वर सर्फर पर बीम शूट की। सिल्वर सर्फर उनसे बच रही थी। रीड बोलता है हमें ब्लैक होल के करीब जाना होगा ताकि वह भी हमारे पीछे आ सके। ये चीज़ बहुत ही रिस्की थी। रीड ने कहा सू हमारी शिप को इनविजिबल कर दो। सू उनकी शिप को इनविजिबल कर देती है। उनकी शिप का आधा पार्ट सिल्वर सर्फर के सामने ही ब्लैक होल के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है। वह भी उस ब्लैक होल में फंस जाती है। फैंटास्टिक 4 साइड से निकल गई और यहीं स्पेस में ही सू ने अपने बेटे को भी जन्म दे दिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा फ्रैंकलिन। फैंटास्टिक 4
अपनी फैमिली के नए मेंबर को लेकर अर्थ पर पहुंच जाती है। अर्थ के सब लोग खुश थे। मीडिया वाले रीड से पूछ रहे थे कि आपने गैलेक्टस को कैसे हराया। रीड कहता है हमने नहीं हराया, हमने उससे बात करने की कोशिश की पर गैलेक्टस को हमारा बच्चा चाहिए। कहा कि तुम अपना बच्चा दे दो और मैं अर्थ को बख्श दूंगा, जिसके लिए हमने मना कर दी। इधर गैलेक्टस कहता है कि मुझे वह बच्चा चाहिए, उस बच्चे में इन्फिनाइट पावर है। रीड और उसकी टीम सोच रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। रीड के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। गैलेक्टस उनकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ताकतवर था। रीड डर रहा था कि पहली बार मेरे पास किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं था। जॉनी ने सू को सिल्वर सर्फर और उसकी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग दिखाई। वह कहता है कि अब मेरे पास एक लाइन कम मतलब है, मतलब मैं बाकी मैसेज को भी डिकोड कर सकता हूँ। पूरी धरती डरी हुई थी। लोग फैंटास्टिक फोर के खिलाफ हो गए कि क्या वो अपना बच्चा नहीं दे सकते। उनकी बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। रीड कहता है कि लोग हमसे नफरत कर रहे हैं और वह सही भी है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। उन्हें इस टाइम बस इस चीज़ का ही एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है। जो सुनकर सू गुस्सा हो गई कि तुम क्या बोल रहे हो। वो रोते फ्रैंक को चुप करा रही है। सू ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। रीड बोलता है नहीं, मैं अपने बेटे को गैलेक्टस को कभी नहीं दूंगा। मेरा काम सोचना है, मैं पूरी चीज़ सोचता हूँ बुरी चीज़ें सोचता हूँ ताकि उनका सॉल्यूशन निकाल सकूँ। रीड कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। सू फ्रैंकलिन को लेकर लोगों के बीच पहुंच गई कि यह मेरा बेटा है फ्रैंकलिन। सू ने कहा कि मेरी मॉम हमेशा कहती थी सू, मैं तुम्हारे लिए ज़मीन आसमान दोनों को हिला दूंगी और वही मैं अपने बच्चे के लिए करूंगी। सू ने कहा कि मैं इस प्लेनेट के लिए अपने बच्चे को सैक्रिफाइस नहीं करूंगी और ना ही मैं अपने बच्चे के लिए इस प्लेनेट को सैक्रिफाइस करूंगी। हम लड़ेंगे, हम एक परिवार बनकर लड़ेंगे, हम एक परिवार बनकर लड़ेंगे। सू की उस ज़मीन आसमान हिलाने वाली बात से रीड को एक आइडिया आ गया। वो कहता है कि हम अर्थ को ही एक ऐसी जगह मूव कर देते हैं जहां गैलेक्टस नहीं आ सकता। रीड यहाँ उस अंडे की तरह पूरी अर्थ को मूव करने की बात कर रहा था। वो ऐसा करके अर्थ को इतनी दूर ले जाएगा जहाँ तक गैलेक्टस लाखों साल तक नहीं आ सकता। इसके लिए उन्होंने पूरी अर्थ में बड़े बड़े टावर्स बनाना शुरू कर दिया। उन्हें यह काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। पूरी दुनिया में एनर्जी सेव करने के लिए लॉकडाउन लगने शुरू हो गए। रीड फ्रैंकलिन से बात करने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और अब मैं जानने की कोशिश भी नहीं करूँगा, तुम खुद ही मुझे सब बता देना। इधर जॉनी सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज रिकॉर्ड करने में लगा था। पूरे अर्थ को मूव करने का दिन आ गया। वो लोग सभी टावर्स को ऑन कर देते हैं। काउंटडाउन शुरू हो जाता है पर तभी वहीं एंट्री हो जाती है सिल्वर सर्फर की। उसने एक एक कर सभी टावर्स डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, यानी फैंटास्टिक फोर का मिशन बर्बाद खराब हो गया। जॉनी सिल्वर सर्फर का सामना करता है। उसने सारी जगह उसकी लैंग्वेज के मैसेज चला दिए। इस मैसेज में सिल्वर सर्फर का नाम लिया जा रहा था, शालाबाल। जॉनी शालाबाल से उसकी लैंग्वेज में बात करता है। उसे शालाबाल के बारे में पता लग गया था कि वह एक साइंटिस्ट के प्लेनेट से आती है। जब गैलेक्टस उसके प्लेनेट को कंज्यूम करने के लिए आया, शालाबाल ने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस की गुलामी करना स्वीकार किया। इस ट्रांसमिशन में उसके प्लेनेट के लोग उसे थैंक यू कह रहे थे, पर बाकी के प्लेनेट से बस दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। शालाबाल यह सब नहीं सुन पाती। वो ऊपर उड़ गई तो जॉनी उसके पीछे गया। वो कहता है कि यह मेरा प्लेनेट है और मैं भी इसे तुम्हारी तरह बचाऊंगा। जॉनी कहता है फ्रैंकलिन की जगह मुझे ले जाओ। शालाबाल कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो
कहती है कि बच्चा लेकर यहाँ से भाग जाओ। अब वो लोग अर्थ को मूव नहीं कर सकते। रीड को एक और आइडिया आ गया। वो कहता है कि हमें गैलेक्टस को यहाँ लाना होगा। हम उसे टाइम स्क्वायर में लाकर एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देंगे जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। इस काम के लिए उन्हें 37 सेकंड तक गैलेक्टस को टावर के बीच में रखना होगा। बेन ने पूछा कि हम उसे यहाँ तक कैसे लाएंगे। सू समझ गई कि रीड फ्रैंकलिन था बैट की तरह यूज़ करने का सोच रहा है। यह सुनकर सभी कहने लगते हैं कि यह बकवास प्लान है। रीड कहता है कि यही एक प्लान है। उन्होंने इस चीज़ की तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्हें यह सारा एरिया खाली करना होगा। सू इस काम के लिए अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हार्वी को मनाती है, जिसे मोल मैन भी कहा जाता था। सूल ने उसे मनाया कि पूरी अर्थ खतरे में है। थोड़े टाइम के लिए तुम्हें सरफेस के लोगों को अंडरग्राउंड जगह देनी होगी। सब लोग धीरे धीरे नीचे जाने लगे। गैलेक्टस धरती के करीब आ गया। रीड और सू फ्रैंकलिन को टाइम स्क्वायर के बीच रख देते हैं। गैलेक्टस अपनी शिप से उतर कर न्यूयॉर्क पहुंचता है। वो यहाँ मिट्टी की खुशबू तक लेता है। उसने स्कैन करके फ्रैंकलिन को ढूंढ लिया। गैलेक्टस न्यूयॉर्क की सड़कों से होते हुए टाइम स्क्वायर तक पहुंचा, पर तभी जॉनी उसकी आंख पर हमला कर देता है। वो फ्रैंकलिन को वापस उनके घर रख देता है। रीड टेलीपोर्टेशन ऑन करने को तैयार हो जाता है, पर गैलेक्टस टावर के बीच कदम नहीं रखता। वो पीछे हट जाता है। उसने फ्रैंकलिन को फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग में देख लिया। वो उसकी ओर बढ़ जाता है। फैंटास्टिक फोर मिलकर गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनके सारे वार नाकामयाब हो जाते हैं। गैलेक्टस ने बेन को स्पेस में फेंक दिया। जॉनी उसको बचाने जाता है तो गैलेक्टस ने सू की कार को भी हाथ मारकर फेंक दिया। रीड जब गैलेक्टस पर हमला करने लगता है, गैलेक्टस ने उसे कीड़े की तरह फेंक कर स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। रीड के कपड़े फटने शुरू हो गए। वह डर से चिल्ला रहा था। तभी जॉनी बेन आ गए। उन्होंने रीड को बचा लिया, पर गैलेक्टस जाकर फ्रैंकलिन को उठा लेता है। सू ने अपने बेटे को उनके पास देखा। वह अपनी पूरी पावर का यूज़ करके गैलेक्टस को रोकने लग गई। अब सू अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी लिमिट से ज़्यादा पावर्स का यूज़ कर रही थी। वो गैलेक्टस को धकेल कर टाइम स्क्वायर के बीच ले आती है। रीड सू को रुकने के लिए कहता है। सू ने कहा, मेरे बच्चे को बचाओ। उसे अपने बेटे के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। बेन बिल्डिंग तोड़कर गैलेक्टस का बैलेंस बिगाड़ देता है। जॉनी ने मशीन ऑन कर दी। रीड फ्रैंकलिन को बचाता है। सू ने पूरी ताकत लगा दी। वो मरने वाली थी, पर अभी भी गैलेक्टस टेलीपोर्ट नहीं हुआ। जॉनी अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला था, पर शालाबाल उसकी जगह लेती है और गैलेक्टस को धक्का मारकर उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। सब लोग भागकर सू के पास गए। वह मर चुकी थी। रीड ने उसे CPR देने की कोशिश की, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। बेन रीड को रोकता है कि कोई फ़ायदा नहीं। फ्रैंकलिन भी रोने लगा। रीड उसे सू के ऊपर बिठा देता है। तभी हमारे सामने आई फ्रैंकलिन की पावर्स। उसने सू को वापस जिंदा कर दिया। सू हिलने लगी। उसकी सांसें दोबारा चलने लगी। यह देखकर फ्रैंकलिन क्लैप करने लगा और इसी के साथ हमारी इस कहानी को मिलती है एक हैप्पी एंडिंग। पर दोस्तों, इस कहानी में एक मिड क्रेडिट सीन भी था, जिसमें 4 साल बाद सू फ्रैंकलिन को बुक पढ़ा रही थी। वहाँ आ जाता है डॉक्टर डूम और हमारी कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। और स्क्रीन पे लिखा आता है कि फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे।